सेक्टोरल फंड्स, थीमेटिक फंड्स, आपने इन इक्विटी फंड्स के बारे में कभी ना कभी तो सुना ही होगा। क्या आप जानते हैं ये फंड्स क्या होते हैं और ये अपना पैसा कहां डालते हैं, और क्या इन फंड्स में न्यू इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने की सलाह देनी चाहिए? तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अगले 7 से 8 मिनट तक ये जानने के लिए कि सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स के बीच का डिफरेंस क्या है और ये किस तरह के क्लाइंट्स के लिए सूटेबल रहते हैं। सेक्टोरल और थीमेटिक फंड दोनों ही ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसमें कभी भी एंटर और एग्जिट किया जा सकता है। दोनों ही फंड में इन्वेस्टर की मनी को पार्क और विड्रॉ करवाने से पहले एडवाइजर को मार्केट की कंडीशंस को अच्छे से एनालाइज करना जरूरी होता है। अगर एंट्री और एग्जिट गलत समय पर किया जाता है तो इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं, और वहीं अगर अच्छे से प्लान किया जाए तो ये फंड बहुत शानदार रिटर्न्स ऑफर कर सकते हैं। इसलिए एज एन एडवाइजर आपका एक बहुत अच्छा रोल रहता है कि आप मार्केट कंडीशंस पर पूरी नजर रखें ताकि आप इन्वेस्टर्स को सही टाइम पर सही सेक्टोरल थीमेटिक फंड्स रेकमेंड कर पाए। मूविंग ऑन, हमारी वीडियोस पर आए शानदार रिस्पांस को देखते हुए हमने एक कॉन्टेस्ट भी लॉन्च किया है जिसमें आप में से 3 लकी विनर्स हमारी वीडियोस को अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर करके 300 रुपए तक के अमेजन वाउचर्स हर हफ्ते जीत सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी को भी थैंक यू बोलना चाहूंगा। आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड हमें इस चैनल जेड फंड शाला के लिए नॉलेज और रिसोर्सेज का सपोर्ट दे रहे हैं। मैं हूं अक्षित गिरोत्रा और आप देख रहे हैं जेड फंड शाला। चलिए जानते हैं कि सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स क्या होते हैं। सेक्टोरल फंड्स इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की एक सब कैटेगरी है जिसमें इन्वेस्टमेंट लमसम या एसआईपी मैनर में की जा सकती है। सेक्टोरल फंड किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर में अपनी एसेट्स का मिनिमम 80% पोर्शन इन्वेस्ट करते हैं, एंड ये सेक्टर कोई सा भी हो सकता है जैसे कि टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल, इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग एटसेट्रा। किसी भी स्पेसिफिक सेक्टर में क्लाइंट को इन्वेस्टमेंट करने की सजेशन देने से पहले एडवाइजर को उस सेक्टर के बारे में अच्छे से रिसर्च करनी चाहिए और ऐसे सेक्टर्स को चूज करना चाहिए जो आने वाले कुछ सालों में आउट परफॉर्म करने का पोटेंशियल रखते हैं। अगर आप सिर्फ पास्ट रिटर्न्स के बेसिस पर इन्वेस्टर्स को कोई भी सेक्टर में एलोकेट करने की सलाह देते हैं तो इन्वेस्टर को अपने पोर्टफोलियो में भी नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जो सेक्टर पास्ट में परफॉर्म किया है वो आने वाले टाइम में भी परफॉर्म करेगा। थीमेटिक फंड्स, जैसा कि नाम से इंडिकेट होता है कि थीमेटिक फंड्स मतलब थीम बेस्ड इन्वेस्टिंग। थीमेटिक फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स कुछ मल्टीपल सेक्टर्स यूजुअली 3 to 4 में की जाती है और इनके पोर्टफोलियो में ऐसे सेक्टर्स की कंपनीज को रखा जाता है जो कि एक थीम को फॉलो कर रही होती हैं। थीमेटिक फंड्स को सेक्टोरल फंड से थोड़ा सा ज्यादा डाइवर्सिफाइड माना जा सकता है क्योंकि इसके पोर्टफोलियो में एक नहीं बल्कि मल्टीपल सेक्टर्स में एलोकेशन रहता है। इन फंड्स को मिनिमम 80% पोर्शन अपने टोटल एसेट्स का पर्टिकुलर थीम में इन्वेस्ट करना मैंडेटरी होता है। चलिए, अब जब हमने इन फंड्स को ब्रीफ में समझ ही लिया है तो अब ये जानते हैं कि इनमें क्या मेजर डिफरेंसेस हैं। इन्वेस्टमेंट एरिया, जैसे कि नाम से ही समझ में आता है कि सेक्टोरल फंड्स में इकोनॉमी के स्पेसिफिक सेक्टर में मनी को पार्क किया जाता है। इन्वेस्टमेंट सेक्टर कोई सा भी हो सकता है जैसे कि ऑटोमोबाइल, आईटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्मास्यूटिकल एटसेट्रा। सेक्टोरल फंड के थ्रू इन्वेस्टर एक स्पेसिफिक सेक्टर की सभी साइज की कंपनीज में अपनी इन्वेस्टमेंट कर पाता है जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। ऑन दी अदर हैंड, जैसा कि आप जानते ही हैं कि थीमेटिक फंड में मल्टीपल सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट की जाती हैं जो कि सेम थीम को फॉलो करती हैं। फॉर ए बेटर अंडरस्टैंडिंग, सपोज कोई इन्वेस्टर हाउसिंग थीमेटिक फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट करता है तो उस फंड में डिफरेंट सेक्टर्स की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट रहेगी जैसे कि सीमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, मटीरियल्स, बैंकिंग एटसेट्रा। ये सभी सेक्टर्स अलग अलग हैं लेकिन एक सेम थीम को ही फॉलो कर रहे हैं इन द सेंस ऑफ हाउसिंग थीमेटिक फंड। डाइवर्सिफिकेशन, सेक्टोरल फंड में डाइवर्सिफिकेशन नहीं होती है क्योंकि इस फंड में इन्वेस्टमेंट किसी एक सेक्टर में ही की जाती है, जबकि थीमेटिक फंड में इन्वेस्टमेंट मल्टीपल सेक्टर में की जाती है, इसलिए इसमें थोड़ी सी डाइवर्सिफिकेशन बनी रहती है। अगर इन दोनों फंड्स को अदर इक्विटी फंड जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप या फिर मल्टी कैप या फिर फ्लेक्सी कैप फंड से कंपेयर किया जाए तो इनमें डाइवर्सिफिकेशन काफी कम रहती है। रिस्क, अगर रिस्क की बात की जाए तो सेक्टोरल फंड में ज्यादा रिस्क होता है एज कम्पेयर टू थीमेटिक फंड, क्योंकि सेक्टोरल फंड में इन्वेस्टमेंट किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर के साथ में की जाती है और इन केस वो सेक्टर अगर मार्केट में ठीक से परफॉर्म नहीं करता है एज पर दी एक्सपेक्टेशंस, सो इन्वेस्टर्स को पोर्टफोलियो में अपने नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। जबकि थीमेटिक फंड में इन्वेस्टमेंट अक्रॉस मल्टीपल सेक्टर्स की जाती है, जिससे कि मान लीजिए अगर 1-2 सेक्टर भी ठीक से परफॉर्म नहीं करते हैं तो भी फंड के पोर्टफोलियो में सेक्टोरल फंड से भी कम नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिलेंगे क्योंकि दूसरे एलोकेटेड सेक्टर्स परफॉर्म कर रहे होंगे। रिटर्न्स, दोनों ही तरह की कैटेगरी में काफी अच्छे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स देने का पोटेंशियल रहता है अगर इन्वेस्टमेंट सही थीम या फिर सेक्टर्स के साथ की जाए तो।
इसलिए कोई सेक्टर या थीम चूज करने से पहले आपको स्पेसिफिक थीम और सेक्टर के बारे में अच्छे से रिसर्च करनी चाहिए। जैसा कि पेंडेमिक के टाइम पर फार्मा और आईटी दो ऐसे सेक्टर्स थे जिन्होंने मार्केट को आउट परफॉर्म किया, और वहीं बाकी सभी सेक्टर्स ने काफी सिग्निफिकेंट फॉल एक्सपीरियंस किया। अगर आईटी और फार्मा सेक्टर के पिछले 3 साल के रिटर्न्स को देखा जाए तो वह लगभग 33.48% और 23.90% के रहे हैं। इन्वेस्टमेंट होराइजन, सेक्टोरल फंड्स और थीमेटिक फंड्स में आइडियल इन्वेस्टमेंट होराइजन 3 से 5 साल का रहता है। ऑल्दो कुछ टाइम का एज सच बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि मार्केट कंडीशंस और व्यू को देखते हुए इसमें एंट्री और एग्जिट को रेकमेंड किया जाता है। अब जब हमने थीमेटिक और सेक्टोरल फंड्स को अच्छे समझ लिया है, तो अब बात ये आती है कि ये फंड्स किन क्लाइंट्स के लिए सूटेबल हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि दोनों ही फंड हाई रिस्क कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एंड इसीलिए एट द सेम टाइम ये पोटेंशियल भी रखते हैं इन्वेस्टर को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स ऑफर कर पाने का। पर मोस्ट रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इन फंड्स को अवॉइड किया जा सकता है। पर ऐसे इन्वेस्टर्स जिनका ऑलरेडी एक डिवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है, यानी कि वो कोर इक्विटी फंड्स में इन्वेस्टेड है और वो इन फंड से जुड़े रिस्क को अच्छे समझते हैं, तो उन्हें सेक्टोरल और थीमेटिक फंड सजेस्ट किए जा सकते हैं। पर ध्यान रहे कि इनमें उनके पोर्टफोलियो का एक छोटा सा हिस्सा ही रहे, जैसे कि अराउंड 10 to 15%, क्योंकि इतना एलोकेशन सफिशिएंट रहेगा रिटर्न और रिस्क वाइज। ऑल्सो ये भी जरूरी है कि आप सही टाइम पर आइडेंटिफाई करें ऐसे सेक्टर्स या थीम्स जिनमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। इसके लिए अगर आप जेड फंड से जुड़े हुए हैं तो हम अपने सभी एडवाइजर्स के साथ में टाइम टू टाइम मार्केट व्यू, सेक्टर व्यू और हमारी रिसर्च शेयर करते ही रहते हैं, जिससे कि वो अपने इन्वेस्टर्स को सही टाइम पर इन्वेस्टमेंट या फिर एग्जिट रेकमेंड कर पाएं। और अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं तो हमें अभी व्हाट्सएप कर सकते हैं 7217746224 पर और बन सकते हैं एक स्टार म्यूचुअल फंड एडवाइजर। तो आइए, अब जब आपने सेक्टोरल थीमेटिक फंड्स को अच्छे से समझ ही लिया है तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इनका कंपैरिजन। अपने फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए आप इसका कंपैरिजन सेव भी कर सकते हैं। सो ये तो था वो सब कुछ जो आपको जानना जरूरी था सेक्टोरल थीमेटिक फंड्स के बारे में। अगर आपकी इसको लेकर कोई भी क्वेरीज हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। जेड फंड्स की बात करें तो जैसा कि आप में से बहुत से व्यूअर्स ऑलरेडी जानते होंगे, जेड फंड्स एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है जहां पर आप हमारे साथ जुड़कर अपने क्लाइंट्स को सभी कंपनीज के म्यूचुअल फंड्स अवेल करवा सकते हैं और खुद के लिए प्लैटिनम कमीशन रेट्स भी अर्न कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स ही नहीं बल्कि टाइम टू टाइम जेड फंड्स बहुत यूनिक प्रोडक्ट लेकर आता रहता है, जैसे कि डेली इंटरेस्ट अकाउंट, डेली एसआईपी, फ्री चार्ज क्रेडिट लाइन और डिजिटल गोल्ड। तो अगर आप भी ऐसे प्रोडक्ट्स को अपने क्लाइंट्स तक पहुंचाना चाहते हैं तो अभी हमारे साथ जुड़ें और डाउनलोड करें जेड फंड्स एडवाइजर ऐप प्ले स्टोर से। ऐप का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग जेड फंड शाला। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.